तो अकाउंट में यूनिट 3 का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, तो पहले तो आपको इन्वेंट्रीज का मतलब मालूम होना चाहिए कि इन्वेंट्रीज एक बिजनेस में, एक कंपनी में या एक प्रोडक्शन हाउस में इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। तो इन्वेंट्री मतलब होता है हमारा स्टॉक, ठीक है ना। एक स्टॉक मैनेजमेंट है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, तो हम उसको मैनेज तो करेंगे ना, उसको स्टोर तो करेंगे, कहीं गोडाउन में, कहीं वेयर हाउस में उसको स्टोर करेंगे। तो उस स्टोरेज को एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो हम अपना स्टॉक कहीं पर वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी कंपनी का मोबाइल का बिजनेस है, अलग 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 मॉडल्स हैं, उसमें 10 ml के मॉडल्स हैं, तो वो रिकॉर्ड करेंगे ना। क्या रिकॉर्ड करेंगे कि इतना स्टॉक वेयर हाउस में आ गया, 10,000 मोबाइल आ गए, 10,000 में 2,000 इस मॉडल के, 3,000 इस मॉडल के, 1,000 इस मॉडल के, इतने में से 500 इधर वाले शोरूम में चले गए, 200 मोबाइल से दूसरे वाले शोरूम में चले गए, किसी और के डीलर के पास चले गए, वो भी रिकॉर्डिंग होगा। कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आया था, उसमें कुछ डिफेक्टिव थे, तो वो वापस चले गए प्रोडक्शन हाउस में रिपेयर होने के लिए, ठीक होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें का एक मैनेजमेंट होगा, सारी चीज़ें क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। तो इसको ही हम लोग इन्वेंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो ये था इन्वेंट्री का मतलब। अब इस चैप्टर में हम लोग डेफिनेटली वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे कि हमारे पास जो स्टॉक आया है तो वैल्यू कैसे निकालें, कि कॉस्टिंग कैसे निकालें। तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे चैप्टर में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप पढ़ेंगे H2 का, फिर मेजरमेंट पढ़ेंगे, इन्वेंट्रीज को मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, फिर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्क्लोजर करेंगे हम लोग, फिर प्रैक्टिस वैल्यूएशन निकालेंगे, फिर गाइडेंस, जो भी नोट है गाइडेंस है, कहाँ से, मोडवैट से, सेंडवैट से, जो आईसीआई सेंड करता है, आईसीआई की तरफ से इशू होता है, वो गाइडेंस को पढ़ेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज निकालेंगे, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आफ्टर स्टडिंग द यूनिट स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ H2, ठीक है ना। मेक द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज and various cases, solve an example related to allocation of fixed overhead, then calculate the cost of inventory, solve the problem on calculation of the। तो बेसिकली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेंट्रीज के हम लोग कॉस्टिंग निकालना समझेंगे, बेसिक ये ऑब्जेक्टिव ही है इस चैप्टर का है। फिर स्टार्ट इंट्रोडक्शन वैल्यूएशन इन्वेंट्रीज में हम लोग कुछ गाइडलाइन फॉलो करेंगे, और गाइडलाइन कौन देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से। इनकी गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हुए अकाउंटिंग वैल्यू इन्वेंट्रीज की कॉस्टिंग या वैल्यूएशन निकालेंगे। इनकी गाइडलाइन किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की, जो इशूड बाय 1981। द रिवाइज स्टैंडर्ड कम, बाद में रिवाइज भी हुआ, यानी कुछ चेंजेस भी हुए। रिवाइज का मतलब कोई चेंजेस, रिवाइज का मतलब कुछ स्टैंडर्ड कम्स इनटू इफेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग, रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग और after 1499 and the mandatory in nature. So inventories consist of finished goods which are held for sale in ordinary course of business, raw material work in progress। तो देखो जरा यहाँ अब इन्वेंट्रीज को मैनेज कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ फिनिश गुड्स है, हमारे पास कुछ गुड्स पूरा फिनिश हो चुका है, कुछ गुड्स क्या होगा, मटेरियल पे लगा होगा, सॉरी, कुछ गुड्स है ना वर्क इन प्रोग्रेस पर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कुछ मोबाइल पूरे फिनिश हो गए, बॉक्स पैक हो गए, एक वो स्टॉक हो गया। कुछ मोबाइल तुम्हारे वर्किंग में भी तो है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में भी तो है, आधे अधूरे भी तो हैं, मशीन पे लगे हुए हैं या असेंबलिंग पे लगे हुए हैं, वो भी तो है, उसका भी तो रिकॉर्ड रखना है। और कुछ का तो जस्ट रॉ मटेरियल ही है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मेनली 3 कैटेगरी में हम लोग इन्वेंटरीज को करते हैं, फिनिश गुड्स, फिनिश हो चुका है काम, गुड्स प्रोडक्ट फिनिश हो चुका है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस पर है, और कुछ रॉ मटेरियल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मोबाइल का स्क्रीन अलग है, चिप्स अलग है, सर्किट अलग है, ठीक है ना, सब अलग अलग है, टच पैड अलग रखा हुआ है, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो भी हम लोग मैनेज करेंगे, उसका भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेंट्रीज में इतनी सी बात नहीं होती है कि कितना माल बन गया, हाँ भाई इतना माल रखा हुआ है बेचने के, इतना नहीं। पूरे फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में फिनिश की शक्ल में कितना मटेरियल है हमारे पास, कितना सामान है, वर्क इन प्रोग्रेस जो मशीन पे लगा हुआ है आधा अधूरा,
उसके शक्ल में कितना हमारे पास प्रोडक्ट है, कितना गुड्स है, कितना लाख का सामान है, कितने करोड़ का सामान है, एज वेल एज रॉ मटेरियल की शक्ल में। ठीक है, तो ये 3 बेसिक हमें चीज़ें सीखने को मिली, फिनिश, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्रीज क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट्स है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा पैसा है, वो पीछे के बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। तो इन्वेंट्रीज तो हमारी एसेट्स है और इसको स्टोर किया जाता है सेल करने के लिए। हम लोग क्यों स्टोर कर रहे हैं या स्टॉक में क्यों ला रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? सेल करने के लिए। इन द प्रोसेस प्रोडक्शन सच सेल और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाई द कंज्यूम प्रोडक्शन प्रोसेस इन द रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है ना? तो अब यहाँ से आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैसे पता चलेगा? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने गुड्स बनाई, उसमें लेबर भी लगा, उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी भी लगी, रॉ मटेरियल भी लगा, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग तो चल ही रही है हमारी आउटसाइड में, वहाँ तो पैसा खर्चा हो ही रहा है। तो अब वो मोबाइल को कितने में बेचें? क्या मोबाइल का रॉ मटेरियल जितने का लगा उतने में बेच दें? नहीं सर, रॉ मटेरियल पे हम प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो क्या रॉ मटेरियल लगा और प्लस प्रॉफिट, 1 लाख का हमने रॉ मटेरियल मंगवाया, 1 लाख का रॉ मटेरियल मतलब स्क्रीन, टच पैड, सर्किट, ये सब मंगवाया, असेंबल करके प्रॉफिट रख के बेच, बस इतनी बात? नहीं सर, लेबर और एम्प्लॉइज भी तो लगे, उनकी सैलरी, उनके वेजेस भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ उतना ही जोड़ के बेच दें? नहीं सर, ऑफिस या फैक्ट्री का रेंट भी तो होगा, मशीन की पावर भी तो कंज्यूम हुआ है, बाहर मार्केटिंग चल रही है, वो भी तो खर्चा है हमारा। सारे खर्चे जोड़ना पड़ता है रियलाइजेबल वैल्यू। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना? काफ़ी सारे खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट हैं, और जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो तो उसका रेट निकालना है, कॉस्टिंग निकालना है, साफ सुथरी बात बता दें आपको, यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि यार जो हमारा इन्वेंट्री है उसके की वैल्यू क्या है, तभी तो बेच पाएंगे, वरना नुकसान में नहीं चले जाएंगे। ठीक है, स्कोप क्या है? स्टेटमेंट शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग और इन्वेंट्री अदर देन वर्क इन प्रोग्रेस arising under construction contract, including directly related to services contract, that is accounting standard A7 accounting standard contract 3, इसके अंडर में जो भी गाइडलाइंस हैं वो हमें लगानी पड़ती हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी सामान बेचने के लिए है, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि वर्क इन प्रोग्रेस से मतलब ये हुआ कि क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की इसको बनाएंगे, बेच डालें, या फिर शेयर और डिवेंचर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉक इन ट्रेड। तो भाई इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि हमारा कोई वैसा सामान है। तो शेयर और डिवेंचर भी तो हो सकते हैं, उसका भी तो बिजनेस हो सकता है, वो भी तो हम लोग खरीद बेचने का काम कर रहे हैं, शेयर और डिवेंचर ये भी तो बिजनेस है। तो कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर थिंग ही नहीं होती है सिर्फ बिजनेस करने में, कि मोबाइल बना रहे हैं या फिर कपड़े बना रहे हैं या फिर शूज़ बना रहे हैं। तो शेयर एंड डिवेंचर वाली बिजनेस भी हो सकते हैं जो कि काम पे लगे हुए हैं। फिर क्या कह रहा है? प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब कुछ ऐसा बिजनेस है, किसी का डेयरी है, उसके पास क्या होगा? भैंसें होंगी, है ना? गाय भैंस होगी। एग्रीकल्चर का बिजनेस है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का बिजनेस है, मिनरल ऑयल का बिजनेस है, गैसेज का बिजनेस है। दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? नेट पूरी हमें निकालना जरूरी है। ठीक है, अ, इसका सिर्फ ग्रॉस में नहीं चलेगा, नेट तक के निकालना है पूरी। मेजरमेंट इन्वेंट्रीज देखो कैसे करेंगे हम लोग, एक तो कॉस्टिंग निकालेंगे इन्वेंट्रीज की, कैसे कॉस्ट निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज, हमने जो भी सामान खरीदा है, एग्जांपल में बता रहा हूँ, मोबाइल के लिए हमने सर्किट खरीदी होगी, टच स्क्रीन खरीदी होगी, उसको जोड़ेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी जोड़ेंगे, मतलब उसको, यानी कि हमने सर्किट, टच पैड, कवर, मोबाइल की बॉडी, सबको हमने कन्वर्ट करके मोबाइल बनाया ना, है ना? एग्जाम्पल तौर पर शूज़ में देखो, शूज़ में क्या लिया होगा? शूज़ बनाने में लेदर लिया होगा, चमड़ा लिया होगा, केमिकल लिया होगा, धागा लिया होगा, सोल नीचे का आता है वो लिया होगा, तो उसको हमने कन्वर्ट किया होगा मशीन के प्रोसेस से, लेबर लगा के, इंजीनियर लगा के, जो भी वो है। तो एक तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये दो कॉस्ट हमें जोड़ना ही पड़ेगा ना।
हमने कोई चीज़ रॉ मटेरियल तो बनाई है, कन्वर्ट की, उसका कॉस्ट नहीं जोड़ी कन्वर्जन का, लेबर को पैसा नहीं दोगे क्या, है ना? तो ये हो गया, ये दो मेन हो गए क्या, इन्वेंट्री को वैल्यू निकालने के तरीके। इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखो कॉस्ट, ये दो मेथड से हम कर रहे हैं। कॉस्टिंग कैसे निकालना है, जैसे कंपोनेंट कॉस्ट मतलब हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने उसे कन्वर्ट किया, फिर अदर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और भी चीज़ें एक्स्ट्रा लगी। एग्जांपल के तौर पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, माना कि मेरी खुद की ऑफिस है, ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन अगर वो ऑफिस रेंट में हम दिए हो तो हमें कुछ रेंट मिलता, लेकिन वो ऑफिस को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, माना कि मेरा ऑफिस अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो रेंट भी तो जोड़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ऐसे इन्वेंट्री का रेट निकालना कॉस्टिंग आसान नहीं है, काफ़ी इसमें एडवांस लेवल पर अकाउंटिंग होती है, आपको तो बेसिक थ्योरी है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जब हम उसे बेचने जाएँ तो कितने में नेट आनी चाहिए, कितना प्रॉफिट, उसके बाद ही नेट के बाद ही प्रॉफिट रख सकते हैं। तो असरटेन करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, रेट को एस्टिमेट करेंगे सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लगा के, ठीक है, फिर लेस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ नेसेसरी मेक द सेल। तो ये सारी चीज़ों का एस्टिमेशन हम लोग करेंगे कि कितने में बेचा जा सकता है, कितने में हम ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट कितनी हो सकती है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये कंपोनेंट कॉस्ट ये हटा देंगे, स्टोरेज कॉस्ट हटा देंगे, एक्सक्लूजन मतलब नहीं जोड़ेंगे, स्टोरेज में और वेयर हाउस का जो पैसा लग रहा है उसको नहीं जोड़ेंगे। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, कुछ वेस्टेज होता है इन्वेंट्री रखने में, कुछ खराब हो रही है, कुछ चूहे खराब कर रहे हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी बेस है, अभी इतना प्रैक्टिकल बेस नहीं आया, थ्योरेटिकल समझ लो आप इसे। एलोकेशन ऑफ फिक्स, अब देखो मेजरमेंट इन्वेंट्री में फिक्स ओवरहेड को कैसे हम बांटे, फिक्स ओवरहेड भी तो है, क्या क्या फिक्स ओवरहेड, allocation of fixed production overhead for the purpose of their inclusion in the cost of conversion is based on normal capacity of production facility। मतलब जो हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स बना रहे हैं, उस पर जो भी ओवरहेड लग रहा है वो खर्चे। So normal capacity is the production expected to be achieved on an average over a number of period of season under normal circumstances, taking into account the cost of capacity resulting from plant maintenance. The actual level of production may be used if it is approximate normal capacity. So यहाँ देखो, the amount of fixed production overhead allocated to each unit of production is not increased as a consequences of low production or idle plant, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पर लो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो लो प्रोडक्शन को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, हमें एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लेना पड़ेगा, एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लेना पड़ेगा, एक अमाउंट तय करना पड़ेगा। सो अनअलोकेटेड ओवरहेड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन व्हिच दे आर इनकर्ड इन पीरियड्स ऑफ एब्नॉर्मली हाई प्रोडक्शन। कभी कभार क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट के अलावा, अब फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमने लगा दी कि ये मोबाइल है, इस पर 8,000 रुपये खर्चा आ रहा है उसके प्रोडक्शन करने में, लेकिन सम टाइम ऐसे ओवरहेड होते हैं जिसको हम एलोकेट नहीं करते। जैसे सीजन का टाइम आया, सीजन टाइम हमने क्या किया, लेबर को बुलाकर, लेबर को या एम्प्लॉयज़ को बुला के ओवर टाइम करवा रहे, ओवर टाइम के पैसा ज़्यादा दे रहे, वो हम लोग नहीं जोड़ेंगे ऐसी ऐसी सिचुएशन में उसका रेट, ठीक है, तो एबनॉर्मल वे से नहीं जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, एलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड क्या है, टोटल प्रोडक्शन हमें 100 यूनिट है हमारा, लेकिन नॉर्मल हमारी कैपेसिटी कितनी, 50 यूनिट, और गुड्स सोल्ड कितना किया, देखो 100 यूनिट हम प्रोडक्शन किया हमने, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 50 यूनिट, और गुड्स सोल्ड हमें कितनी करनी, 80 यूनिट करनी है। जब हमने दुकान बंद की, भाई 100 में से 80 तो बेच दिया ना, दुकान बंद की, फैक्ट्री बंद की, तो हमारे पास कितना रह गया, 20 रहेगा। डायरेक्ट कॉस्टिंग है 10 रुपीज़ पर यूनिट, 10 रुपीज़ क्या है पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्टिंग, मतलब ऊपर कुछ भी जैसे रॉ मटेरियल एंड ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड हो गया ₹1 और वेरिएबल ओवरहेड 120। फिक्स ओवरहेड का मतलब समझो जरा क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर मशीनरीज है हमारे, अब मशीनरीज के मेंटेनेंस का खर्चा तो होगा ही होगा ना, फिक्स है कि नहीं, फिक्स खर्चा होगा, या कुछ फिक्स एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे पास,
चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन ना करो, उनको तो पैसा देना ही है, मशीन का जो भी मेंटेनेंस वो करना ही पड़ेगा, है ना? चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना, उसे बोलते हैं फिक्स। वेरिएबल ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना खर्चा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2 मोबाइल बनाया तो 30,000 रुपये हो गए, 3 मोबाइल बनाए तो 30,000 रुपये हो गए, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल लगा। नहीं बनाओगे नहीं होगा, लेकिन फिक्स होगा। एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, मशीन का जो भी मेंटेन वो होगा, चाहे आप मशीन चलाओ ना चलाओ, फिक्स होगा। वेरिएबल में जितना बनाया उतना होगा, उतना रॉ मटेरियल लगा, उतना तुम्हारा डीजल लग गया, उतनी लाइट लग गई। वेरिएबल ओवरहेड तो डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर, फिक्स तो फिक्स ही रहता है, ठीक है ना? अब देखो वैल्यूएशन स्टॉक क्या होता है। अब हमारे पास आ गया है इसका फॉर्मूला निकालने का, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालने। तो वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में देखो, जो बेसिक मेथड है आपको दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला है इसका? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना? तो डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे स्टॉक की उस एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की। देखो, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है पर यूनिट हमें निकालना है, कितना पर यूनिट। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना दिया पर यूनिट? 10 रुपये दिया है, लिख दिया 10 रुपये। फिर आगे प्लस फिक्स कॉस्ट कितना दिया? फिक्स 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 80 रुपये दिया हुआ है, 80 रुपये दिया हुआ है। लेकिन ये 80 रुपये जो है ये पूरे 100 यूनिट के लिए, ठीक है ना? फिक्स कॉस्ट का मतलब मैंने अभी क्या बताया? फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है चाहे प्रोडक्शन करो या ना, होना ही होना। अगर यहाँ 10 यूनिट भी प्रोडक्शन करते हैं तो भी 80 रुपये होगा। तो पर यूनिट कितना होगा? तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 80 रुपये डिवाइड बाई 100, पूरा 80 रुपये आ रहा है। और टोटल यूनिट कितनी बन रही है? 100 बन रही है। एक यूनिट का निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइड ही तो करोगे, 80 डिवाइड बाई 100। फिर वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट देखो 120 रुपये टोटल, टोटल वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब मैंने क्या बताया था? जितना आप प्रोडक्शन करो उस हिसाब से 120 रुपये आ रहा है, लेकिन हमें एक यूनिट का निकालना है। तो 120 रुपये तो पूरे 100 यूनिट का है, एक यूनिट का कैसे निकालोगे? 120 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 120। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला? 80 डिवाइड बाई 100। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला? टोटल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ गुड्स प्रोडक्शन प्रोड्यूस। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक यूनिट का रेट आ जाएगा 12 रुपये। एक यूनिट कितना? 12, 12 रुपये की हमें कॉस्टिंग पड़ी, सब कुछ मिला के कितने की पड़ी? 12 रुपये की, ठीक है ना? जो यहाँ पे लिखा भी है फिक्स कॉस्ट डिवाइड इज इक्वल टू 80, फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई 100, और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 120, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई 100, 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 12 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, और टोटल यूनिट कितनी? 100। तो टोटल कितने का स्टॉक हो गया हमारे पास? एक तो एक चीज़ हमें 12 रुपये की पड़ी और टोटल 100 यूनिट मिली है, तो 1200 तो 12 कितना हो जाएगा? 1200। टोटल स्टॉक हमारे पास 1200 रुपये का है, इसे आपको समझना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में रिजल्ट इन मोर देन वन प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। कभी कभी क्या होता है कि मशीन ऐसी है साइमल्टेनियसली कई काम कर रही है, ठीक है। दिस इन द केस फॉर एग्जांपल व्हेन जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड द मेन प्रोडक्ट ऑफ और बाई प्रोडक्ट व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट और नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, ठीक है। कभी कभी ऐसी मशीन्स होती हैं जहाँ पर हम लोग है ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कई पार्टीज का एक बार में प्रोडक्शन करे दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई लोगो है, अब वो लोगो दो तीन लोगों को, चलो चलो लोगो मत लो, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में कोई एक ट्रेंड चल रहा है, टी शर्ट में कोई एक प्रिंटिंग है, अलग अलग, अब हमारा प्रिंटिंग का कारखाना है, ठीक है। हमने उसकी, तो उसका एक स्क्रीन या उसकी एक डाई हमने बनवा ली है, ठीक है। अब सामान अलग अलग कंपनी से टी शर्ट आई, डाई बनवा लिया, प्रिंटिंग, ठीक है ना। अब कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन दूसरे लोग भी मांग रहे हैं, भाई हमें भी बना के दे दो टी शर्ट हमारे, हमें प्रिंटिंग करके दे दो हमारे टी शर्ट। तो हमने क्या किया, अपनी प्रिंटिंग प्रेस में एक साथ, यानी ज्वाइन हो गया ना, ज्वाइन एक साथ कई लोगों का माल लगाया, एक ही बार में प्रिंटिंग करवा दी, जिसका जो माल था उसको दे दिया, तो वहाँ पर हो गया ज्वाइंट प्रोडक्ट की बात, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं कि
किसके ऊपर कैसे क्या कॉस्टिंग लगाएं, तो वो एक मैटर होता है ना, कि किसी का 100 बना है, किसी का 500 बना है माल प्रिंटिंग किया है, लेकिन हमारे ओवरहेड तो उसी हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पर फिर कैसे लगाएंगे, जिसका जितना माल है, यानी टोटल हम लोग ले लेंगे, टोटल गुड्स ले लेंगे, उसी से हम लोग पर यूनिट के हिसाब से इस तरह डिवाइड करके पर यूनिट के हिसाब से रेट निकाल लेंगे, ठीक है ना। अदर कॉस्ट क्या होते हैं, अदर कॉस्ट भी काफ़ी सारे अलग अलग कॉस्टिंग हमारे पास रहती है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, तो डिज़ाइनिंग करने में डिज़ाइनर को हम पैसे दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है ना, तो वो हो गया। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसीडर नॉट रिलेटेड प्रिंटिंग इन्वेंटरी देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, देयरफॉर यूजिंग नॉट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। नॉर्मली अगर कोई हमने लोन लेकर गुड्स को बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोन का वो इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, तो उसको हम लोग इन्वेंट्री में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना, कि हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है उसका, लेकिन इन्वेंट्री में काउंट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग, वो वाला वो कॉस्टिंग वो खर्चे नहीं जोड़ेंगे कि हमने लोन लेकर कहीं से ये किया है, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग या बिजनेस चला रहे हैं, तो उसको कॉस्टिंग में नहीं आएगा वो। प्रॉफिट में आप एक्स्ट्रा लेकर कर सकते हो, बात अलग है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा जोड़ लो, ठीक है। एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्या क्या नहीं लिया जाता है। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। लेबर जैसे कि किसी लेबर का एक्सीडेंट हो गया, अब हमें उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको कॉस्टिंग में नहीं जोड़ेंगे, वेस्टेड मटेरियल है। और भी छोटे मोटे कॉस्टिंग होती है। स्टोरेज कॉस्ट को भी नहीं जोड़ेंगे, स्टोरेज कहीं पर हमने रेंट में लेके गोडाउन रेंट में लेकर स्टॉक को स्टोर किया हुआ है, उसको इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन्वेंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि जो भी प्रोडक्शन हाउस में है, एम्प्लॉयज़ या वर्कर, उसको तो जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो ऑफिस में है, मार्केटिंग वाले हैं, उनको जो सैलरी दे रहे हैं उसको नहीं, और यही सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लेकिन फैक्ट्री के सारे कॉस्ट को जोड़ेंगे। आई बात समझ में? तो ये सब मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की जाती है, कौन सी इंक्लूड होती है। ओके, अब कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर कॉस्ट फॉर्मूला, गुड्स नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। दूसरा है गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ठीक है, अब इतना क्योंकि चैप्टर ये काफ़ी टेक्निकल है, तो यहाँ तक तो आप पक्का कर लो। कुल मिला के अगर चैप्टर को हम एक निचोड़ में बताएं, ये मालूम होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या चीज़ें एक्सक्लूड हैं, नहीं ली जाती हैं, एक्सक्लूड मतलब नहीं ली जाती, और क्या चीज़ें इंटरेस्ट एंड बोरोइंग नहीं ली जाएगी, ठीक है, ठीक है, और क्या नहीं ली जाती हैं, और क्या ली जाती हैं, और क्या नहीं ली जाती, मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें को जोड़ना नहीं है, इनको जोड़ना नहीं है, ये सारी चीज़ों को जोड़ना नहीं है। और किन किन चीज़ों को जोड़ना है, ये हम लोग ऊपर ही डिस्कस सारी चीज़ें कर ली हैं, किन किन चीज़ों को हमें ऐड करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉस्टिंग हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, फिक्स ओवरहेड हो गए, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्टिंग हो गई, ये सबको हमें लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्या आप पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट है ना हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हैं कॉस्ट निकालने के। ओके।